हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस मेंस डिस्कशन की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ज्योग्राफी को हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से तैयार करना है। हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे, सारी डिटेलिंग के साथ कवर करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, इस क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये क्लास यूपी पीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं दोनों के पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करूंगा, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे इस साल मेंस दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, यानी 2025 में जो मेंस होगा आगे, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है और आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में करेंगे सारी चीजें कवर होंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब एक एक स्टेप पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखूंगा, सारी चीजें आपके सामने स्लाइड में अवेलेबल रहेंगी। बहुत आराम से सुनना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो फिर आप ये ध्यान रखना कि ऐसा डिस्कशन आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, राइट। बहुत आराम से मैं चीजों को आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है, किस तरीके से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, सारी चीजें, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम क्लियर करा पाएगा। हार्ड वर्क अगर आप पढ़ाई में कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो अपनी चीजों में, यू विल क्लियर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी मेंस भी, प्रीलिम्स भी, इंटरव्यू भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर अभी देखेंगे कैसे सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। चलो बने रहे ना साथ में, बस मजा आ जाएगी आज आपको। तो देखो, हमें सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए जो चीज समझनी है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, राइट। हमें उन्हें लिखना है, राइट। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अपनी मेंस की तैयारी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। डन, ये चीज समझ आई। यानी कहीं ना कहीं हमें पीवाईक्यू के एनालिसिस पे जोर देना होगा, यानी हमें पीवाईक्यू देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस प्रिपरेशन, और ये अभी मैं आगे प्रूव कर दूंगा आपको, डोंट वरी। अब उसके बाद जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम कई सारी चीजें देखते हैं कि ज्योग्राफी जब डिवाइड करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल को देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी इंडिया एंड वर्ल्ड की पूरी देखते हैं। फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन हमने देखे कि पूछे गए हैं मेन्स में, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं मेंस की प्रिपरेशन में, राइट। अब एक एक करके देखने से पहले हमें यह तो पता रहे पीवाईक्यू और सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का। लेट्स लुक एट ज्योग्राफी के सिलेबस की। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे सीधे सीधे यहां पे इसने बात करी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के फीचर्स की बात कर रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फीचर्स की बात कर रहा है। क्लियर, यानी कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी के, वो भी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें इंडिया भी आता है, उस पर्सपेक्टिव में हमें तैयारी करनी। सिलेबस का एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसको ब्रेक करो, नीचे वाला पढ़ते हैं, सेकंड वाला बाद में देखेंगे। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे भूकंप, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। यानी सिलेबस में जियोफिजिकल फिनोमिना के बारे में दिया है। यानी आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर इसने जियोफिजिकल फिनोमिना दिया है तो कहीं ना कहीं उसके इंपैक्ट भी पूछेगा आपसे, उसके रीजन भी आपसे पूछेगा, इंपैक्ट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी आपसे पूछेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर अर्थक्वेक आया तो उसका सॉल्यूशन अगर आपसे पूछ रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट का लिंकेजेस आ रहा है या नहीं आ रहा। सोचो, कहीं पे भूकंप आया, सिलेबस अभी मैं आपके साथ बेसिक आपकी थिंकिंग अप्रोच को बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। सोचो, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं सुनामी आई, कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, या कहीं साइक्लोन आ गया, मान लीजिए सिंपल समझते हैं कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। अब अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो आप ये सोचो कि लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे कोई मतलब किसी कारण की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। अगर हम उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे कि अब वहां पे हमें क्या करना चाहिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी हमें ध्यान आती है या नहीं आती। और डिजास्टर मैनेजमेंट कहां का टॉपिक है, हेलो, डिजास्टर मैनेजमेंट कहां का टॉपिक है बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट कहां का टॉपिक है, GS3। यानी फिजिकल ज्योग्राफी को हमें GS3 से लिंक करना पड़ेगा।
डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक करना पड़ेगा, आगे अभी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, डोंट वरी। फिर इसी में बात कर रहा है कि जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात कर रहा है और उनकी लोकेशंस की भी बात कर रहा है, यानी माउंटेन्स कहां पे हैं, रिवर्स कहां पे हैं, प्लेट्यू कौन सा कहां पे। इसके बाद आगे देखो, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि वाटर बॉडीज में चेंज होना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस कैप्स यानी कि, ठीक है, यानी वाटर बॉडीज में क्या चेंजेस है, आइस कैप में क्या चेंजेस है, इनकी वजह से क्या इंपैक्ट है, इस पे प्रॉपर सिलेबस में मेंशन किया गया है। इन फ्लोरा फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज, उनका इफेक्ट क्या है उस चेंजेस का, राइट। अब आप देखोगे कहीं ना कहीं चेंजेस की बात कर रहा है, चेंजेस के इंपैक्ट की बात कर रहा है, और ये चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस का जो इंपैक्ट होता है वो हमको क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलता है। हेलो, चेंजेस जो भी होते हैं, एक सेकंड रुकना, मैं शायद मेरी फोटो की वजह से आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर, अभी मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा, डोंट वरी। आप सोचो, चेंजेस हो रहे हैं, ज्योग्राफी में चेंजेस हुए, उन चेंजेस की वजह से कुछ इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट आपसे पूछेगा मेंस में, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो अगला सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है सिलेबस का, लुक एट दैट। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, बहुत लोग सिलेबस का सेकंड पॉइंट ही इग्नोर करते हैं ज्योग्राफी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरा और पूरा एक मेजर चंक है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। केवल इंडिया की बात नहीं करा, अक्रॉस द वर्ल्ड बात कर रहा है, वो भी साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आगे बढ़ो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, क्लियर। यानी एक प्रकार से हमें हर पर्सपेक्टिव में तैयारी करनी होगी, राइट। अब उसके बाद हम, ये तो मैंने देख लिया सिलेबस में, फिजिकल ज्योग्राफी की उसने बात करी, उसने ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसने बात करी की नेचुरल रिसोर्सेज की, सिर्फ इंडिया ही नहीं, उसने पूरे वर्ल्ड की बात करी। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज की बात करी, उसके वेरियस पार्ट की, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की उसने बात करी। फिर मैंने देखा कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना की बात करी, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, उनमें उनके इंपैक्ट, कॉजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करी, उनकी लोकेशंस की बात करी, उन ज्योग्राफिकल फीचर्स में कोई भी चेंजेस हो रहा है, फ्लोरा फौना में चेंज है, वाटर बॉडीज में चेंज है, आइस कैप में अगर किसी भी तरीके के चेंज है तो उन चेंजेस की बात कर रहा है, उन चेंजेस के इंपैक्ट की बात कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द चेंजेस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहे हैं, राइट। अब हमें यहां से यह समझना है कि अगर हम यहां से पीवाईक्यू देख लें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिजिकल ज्योग्राफी की। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज देखते हैं, वो भी टॉपिक वाइज देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आओ देखते हैं। नाउ पूरा फोकस इस समय अब आपको पीवाईक्यू पे रखना है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट फोकस ऑन द पीवाईक्यू, राइट। देखो ध्यान से, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लैंडस्लाइड, पहला टॉपिक मैंने लैंडस्लाइड लिया। अब लैंडस्लाइड पे देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में लैंडस्लाइड पे किस तरीके के सवाल आए। ब्रिंग आउट द कॉजेस फॉर मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड इन द हिमालयाज देन द वेस्टर्न घाट्स, यानी वेस्टर्न घाट्स पे क्यों इतनी फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिल रही लैंडस्लाइड। कौन फोकस किस पे रखना है, सवाल किस पे आया, लैंडस्लाइड पे। हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, फिर से लैंडस्लाइड पे सवाल, कॉजेस पूछ लिया उनके, और उसको मिटिगेट करने के लिए सूटेबल सजेशन दो, कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इससे बचाव के उपाय बताने। डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट, कह रहा है हिमालयन रीजन के और वेस्टर्न घाट के बीच, हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड आते हैं इनको डिफरेंशिएट करो। प्रॉपर क्वेश्चन लैंडस्लाइड का है, और लैंडस्लाइड इज द मेजर टॉपिक ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ये मेजर टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये चीज आपको क्लियर हुई, यानी ये GS3 का टॉपिक है। और जब भी हम कॉजेस की बात करते हैं, जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन का डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड का डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल टॉपिक तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ही है। तो यानी हमें लैंडस्लाइड टॉपिक अगर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में कवर करना है तो हमें GS3 के पर्सपेक्टिव में भी कवर करना पड़ेगा, तभी हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीजों को कवर कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ?
आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यानी GS3 के पर्सपेक्टिव में जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में लैंडस्लाइड का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तब हमारा ज्योग्राफी का लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड सुनामी वगैरह का टॉपिक कवर हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होती, कंफ्यूज कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना, डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता एक्सपेंशन ऑफ द डिजर्ट, नहीं। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राई लैंड इकोसिस्टम। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं डिजर्टिफिकेशन पे भी सवाल आ रहा है, यानी मेजर हॉट डिजर्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इनके बारे में प्रॉपर डिटेल में सवाल आपसे पूछ रहा है। डिजर्ट के बारे में सवाल, रिवर्स अभी हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, आप साइक्लोन देखो। सबसे पहले साइक्लोन में क्या करा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सवाल आया। अक्रॉस द वर्ल्ड क्या नेम है, कैसे नेमिंग की जाती है, क्लियर। उसके बाद क्या करा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे फिर से सवाल आ रहा है, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर, राइट। फिर उसके बाद क्या सवाल उसने पूछा कि अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ द अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, साइक्लोन से रिलेटेड सवाल। फिर डिस्कस द कलर कोडिंग वेदर वार्निंग। हेलो, कलर कोडिंग वेदर वार्निंग, आप यहां पे देखो क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, फिर क्लाइमेट चेंज से लिंक बनाया उसने। ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स, यानी उसने साइक्लोन के बारे में सवाल पूछा आपसे, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सवाल पूछा, क्लाइमेट चेंज हैपनिंग के बारे में सवाल पूछ रहा है, कलर कोडेड वेदर वार्निंग। भाई साहब, ये जो टॉपिक है, हेलो, ये जो टॉपिक है ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट का है। कलर कोडेड वेदर वार्निंग, ये तो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। आप एक चीज देखो, जब भी अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, देखो सी सरफेस टेम्परेचर राइज की बात कर रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही तो हमें सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज के समय में। आप करंट अफेयर में बहुत बार देखोगे कि सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। सवाल देखने को मिल गया आपको। अब इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या इंपैक्ट है, सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ा, एक सेकंड, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ गया। सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फॉर्म होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनते हैं, उनमें क्या इफेक्ट पड़ा, सवाल पूछ लिया उसने आपसे। थॉट प्रोसेस का सारा गेम है। आप बहुत सारी चीजें हो सकता है ना पढ़ पाओ, इस वजह से कहते हैं थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। आपने सी सरफेस के बारे में पढ़ा होगा, लिंक कर लोगे। आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आप लिंक कर लोगे कि टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। समझ आया, ये जरूरी है। आप हर बार एक लिंकेजेस बनाते हुए चलो, ये ठीक है, लेकिन आप हर बार एक नया टॉपिक ढूंढने चले जाओ, बहुत मुश्किल है, राइट। अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक कॉन्सेप्ट पता है कि उस पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा इजी है आपके लिए सवाल लिखना, राइट। अब सी सरफेस टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, आप ये भी तो देखो, मरीन हीट वेव्स की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यानी आप फिजिकल ज्योग्राफी की एक चीज अगर लिंक करो तो उस कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे ज्यादातर लिंकेजेस करके सवाल आ रहा है। साइक्लोन है तो क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर तो क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक तो क्लाइमेट चेंज, उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी तो क्लाइमेट चेंज। अभी तक आपने जितने सवाल देखे, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल मरीन हीट, आइलैंड वेव्स, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिंकेजेस में आ रही हैं, राइट। फिर आप यहां पे देखो डिजास्टर मैनेजमेंट से ही भी तो लिंकेजेस है इनका। सोचो, आप अगर अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, उसका मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट कहां हुआ भाई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस का आंसर लिखने जा रहे हो, यूपीएससी का आंसर लिखोगे, आपसे एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस मांगते हैं वो लोग। ऊपर ऊपर की बातें नहीं मांगते, कुछ भी लिख के चले आओ, हाँ भाग लेंगे, इधर कर लेंगे, मेज के नीचे, ऐसी बातें नहीं होती वहां पे। समझ आ रहा है, यानी प्रॉपर एक डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट्स पता होने चाहिए ना आपको, राइट। आगे देखो, जब यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की बात हुई तो देखो प्लेट टेक्टोनिक में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात हो रही, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, फोल्ड माउंटेन सिस्टम की बात की जा रही, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात की गई, ठीक है। फिर थाउजेंड ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशिया, यानी उस आर्किपेलागो की बात की गई। फिर मेंटल प्लूम, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट मेंटल प्लूम का, प्लेन टेक्टोनिक का, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कहां पे मेंटल प्लूम में कौन कौन सी ऐसी प्लेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेट्स कहां पे कन्वर्ज हो रही हैं, कहां पे डाइवर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, डाइवर्ज हो रही तो क्या फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ोगे। सी फ्लोर स्पिड थ्योरी जब आप लोग पढ़ते हो, वहां पे सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, आपको सारी चीजें पता है। उसी में पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सब लिंकेजेस बना के एक प्रॉपर आपका एक टॉपिक कवर होता है। फिर उसी में जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन के बारे में सवाल आया। फिर वोल्केनिक इरप्शन के बारे में सवाल आ रहा है, और वोल्केनिक इरप्शन का सवाल आया, उसका इंपैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट। आप देख रहे हो, सवाल फिजिकल ज्योग्राफी का है, इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे पूछ रहा है आपसे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
फिर मेजर माउंटेन रेंजेस के अलाइनमेंट के बारे में सवाल आ रहा है, यानी इंपैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन विद एग्जांपल्स। यानी इधर देखो, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस, यानी वर्ल्ड में जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उनके अलाइनमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर, वो एक्सप्लेन करो, फिर ये बताओ इस मेजर माउंटेन रेंजेस का लोकल वेदर कंडीशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी माउंटेन रेंजेस, उन माउंटेन रेंजेस का लोकल वेदर की कंडीशंस पे क्या इंपैक्ट है। ओरोग्राफिक रेनफॉल है, यानी सारी चीजें आप पढ़ते हो ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है, क्या टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है, कैसे राइज होते हैं बादल, फिर उनमें टेम्परेचर कैसे कम होता है, फिर वो बारिश करते हैं। फिर इसी में आप देखते हो, जैसे आप यहां पे पढ़ोगे तो ये विंड वर्ल्ड साइड होते हैं, ये ली वर्ल्ड साइड हो गई, राइट, एक विंड वर्ल्ड साइड हो गई, एक ली वर्ल्ड साइड हो गई, सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चंस के फॉर्म में आप देखो, आपसे प्लेट टेक्टोनिक्स पे सवाल पूछ रहा है, आपसे साइक्लोन्स पे सवाल पूछ रहा है, आपसे रिवर्स पे सवाल आ रहे हैं, आपसे डिजर्ट पे सवाल पूछे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड पे सवाल आ रहा है, लेकिन इनके इंपैक्ट जरूर पूछ रहा है आपसे। आगे देखो, मानसून पे जब हम लोग सवाल देखते हैं तो क्या कह रहा है, देखो मानसून पे सवाल आ रहा है, उसके ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप की बात कर रहा है। यानी इंडियन मानसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स, यानी ह्यूमन के कुछ ऐसे इंपैक्ट्स, कुछ ऐसे रीजंस हैं, उनके ऐसे कुछ क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से आप इंडियन मानसून में काफी चेंजेस देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, हाउ फॉर डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ द इंडियन मानसून हैज बीन चेंजिंग, यानी इंडियन मानसून का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्लियर, उसमें ह्यूमन का कितना है रोल है, ह्यूमन का ऐसा क्या रोल है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। क्लियर, तो आप बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हो कहीं ना कहीं। आप देखो, जैसे आपने बहुत ज्यादा वाटर यूज किया एग्रीकल्चर एरियाज में, फिर आप वहां पे जब बहुत ज्यादा वाटर यूज करो तो सॉइल ठंडी हो रही है, वहां की सॉइल ठंडी हो रही है तो वहां का प्रेशर लो बन रहा है, बहुत हाई प्रेशर नहीं जनरेट हो पा रहा, इस वजह से आप देखोगे कि वहां पे किसी भी तरीके का मानसून नॉट फॉर्मिंग देखने को मिलेगा। क्लियर, ये सारी चीजें ये सारी चीजें जब एक साथ मिलेंगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। और ये सवाल पूछा गया है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पे सवाल आया है। ठीक है, यानी लैंड के चेंजेस पे सवाल आप देख रहे हो, फिर इसी में सवाल आप किसके, साउथ वेस्ट मानसून पे सवाल पूछ रहे हो, उसके कल्चरल इंपैक्ट के बारे में सवाल आप देख रहे हो, राइट। फिर जब हम ओशियनोग्राफी पे आते हैं तो हम ओशियन करंट्स के बारे में सवाल देखते हैं। ओशियन करंट्स, हाउ दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। यानी ओशियन करंट्स की वजह से, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ओशियन करंट की वजह से क्या चेंज हो रहा है, वहां के क्लाइमेट्स पे क्या इंपैक्ट है, फिशिंग पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, नेविगेशन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस बताऊं, अगर फिशिंग पे आप इंपैक्ट देख रहे हो तो क्या आप इकोनॉमी पे इंपैक्ट नहीं देखोगे, बोलो। अगर आप वहां ओशियन करंट की वजह से फिशिंग पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट देखोगे तो उसकी वजह से आप इकोनॉमी में भी तो इंपैक्ट देखोगे, राइट। सेम चीज, जब आप ओशियन करंट की वजह से आप यहां पे इंपैक्ट देख रहे हो और इसके साथ साथ आप इकोनॉमी में इंपैक्ट देख रहे हो, रीजनल क्लाइमेट्स में इंपैक्ट देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि आप पूरा एक लिंकेजेस, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीजों को समझ पा रहे हो कि ओशियन करंट का सवाल तो ओशियन करंट पे, इंपैक्ट कहां पे पूछ रहा है, इकोनॉमी पे, फिशिंग पे, नेविगेशन पे, रीजनल क्लाइमेट पे। अभी उसने क्लाइमेट पे सवाल पूछा, हो सकता है आपसे पूछे रीजनल क्लाइमेट के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट है, उसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, किसी भी तरीके का सवाल बना सकता है। आगे सवाल देखो क्या कहता है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अकाउंट फॉर वेरिएशन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स। ओशियन की सैलिनिटी का मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट बताना है हर पर्सपेक्टिव में। फिर ओशियन करंट्स पे सवाल यहां पे, फिर इंपैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन किसका, ओशियन करंट पे, इंपैक्ट किस पे पूछ रहा है, मरीन लाइफ पे। कॉमन सेंस समझ आ गया। सवाल तो ओशियन करंट्स पे पूछ रहा है कि हाउ डू ओशियन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इंपैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ, कोस्टल इन्वायरमेंट, राइट। फिर उसके बाद ओशियन करंट्स पे सवाल आ रहा है कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर से उसने कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक बनाया उसका। सोचो, प्रॉपर वो आपसे छोटा मोटा सवाल, आपको लग रहा है वन लाइन एक स्टेटमेंट में सवाल पूछ दिया। सोचो, ओशियन करंट्स पूछ के वो आपसे फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में समझना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं पता। ठीक है, उसके बाद उसका इंपैक्ट पूछ रहा है कि इंडस्ट्री में, फिशिंग इंडस्ट्री में, यानी वो आपसे ये भी जानना चाह रहा है कि इसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्री में जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इंपैक्ट है, ह्यूमन इकोनॉमी में इंपैक्ट है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंपैक्ट दिखा रहा है वो आपको।
समझ आ रहा है? यानी हमें ज्योग्राफी की जब तैयारी करनी है तो ये पीवाईक्यू अपने सामने रखने हैं। कोई भी टॉपिक हमें पढ़ना है तो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ पढ़ना है। प्रॉपर डिटेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करो, नहीं, जो कंटेंट उसको थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो। थिंकिंग प्रोसेस पर लाओ कि हमें कॉजेस पता है, रीजन मतलब रीजन कॉजेस पता है, इंपैक्ट पता होना चाहिए, सॉल्यूशन पता होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज हैं उसको लेकर तो वो पता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें आपको एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज पे क्या इंपैक्ट, जब इंपैक्ट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट देखा, फिशिंग पे हमने इंपैक्ट देखा, मरीन लाइफ पे इंपैक्ट देखा, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे जैसे आपने देखा उसने ट्रॉपिकल साइक्लोन पे सी सरफेस टेम्परेचर का ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर का फिशिंग पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर का मरीन लाइफ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। इस थॉट प्रोसेस पे आपको काम करना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस मैं आपको कितना ही बता दूं, जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं ओपन करोगे नहीं होगा। प्लीज मेरी बात मानो, आपको अपना थॉट प्रोसेस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। फिर यहां पे जब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हम लोगों ने सवाल देखे तो टेम्परेचर इन्वर्जन का सवाल है मेट्रोलॉजी पे, लेकिन इस टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वेदर और हैबिटेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट आया ना। यानी कहीं ना कहीं आप जितने भी सवाल देख लो फिजिकल ज्योग्राफी के, वो फिनोमिना बेस्ड है। यानी जब भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, टेम्परेचर आगे पीछे हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। यानी फिजिकल ज्योग्राफी के हम सवाल देख रहे हैं जो कि फिनोमिना बेस्ड है, उनका इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज पे, लाइफ पे, कहीं ना कहीं आप मरीन लाइफ पे देख लो, हमारी आपकी लाइफ पे, अर्बन हीट आइलैंड जैसी चीजें आप देखने को मिल रही है ना आपको। आगे देखो, फिर एयर मास का कॉन्सेप्ट सवाल आया, क्रायोस्फीयर और उसका इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पे। क्रायोस्फीयर के बारे में सवाल आ रहा है, इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पे। ट्रोपोस्फीयर के बारे में सवाल आ रहा है, वेदर प्रोसेस, सिग्निफिकेंट वेदर प्रोसेस की बात कर रहा है। फिर यहां पे हाँ, अब जैसे ये सारी चीजें आपने देखी, अब यहां पे कुछ हम लोग मिसलेनियस के अगर सवाल देखें जो थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। आप जैसे ये सवाल देखो यहां पे, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और अरोरा बोरियलिसिस, ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में टफ सवाल है। कुछ ऐसे मिसलेनियस सवाल पूछे जाते हैं जैसे जूनो मिशन नासा, साइंस से रिलेटेड सवाल था ये, राइट। आ गया। अभी देखो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, साइंस से रिलेटेड सवाल था, GS3 से रिलेटेड सवाल था, यहां पूछा गया। फिर प्राइमरी रॉक्स के बारे में सवाल है, ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्योर्ड, ये तो लैंडफॉर्म है एक प्रकार का। ट्विस्टर, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं ट्विस्टर क्या है। इस तरीके के कुछ मिसलेनियस सवाल वो आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब सारे सवाल आपने देखे, अब मैं आपको इस पूरा का एक कंक्लूजन देता हूं, ठीक है। आओ मैं आपको एक थोड़ा सा कंक्लूजन देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो। वेट, यहां पे देखते हैं। देखो, जब मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की आपसे बात करी, अभी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी ही आपसे बात करी है, तो जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी की आपसे बात कर रहा हूं तो हमने देखा कि वो फिनोमिना बेस्ड सवाल है। अब जब मैं फिनोमिना वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है कि मैं कौन से फिनोमिना की बात कर रहा हूं। साइक्लोन, सुनामी, भूकंप, अर्थ यानी अर्थक्वेक, उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, जितनी भी चीजें, लैंडस्लाइड हो गई, फिनोमिना बेस्ड सवाल है, राइट। कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल है, फिनोमिना बेस्ड सवाल है। अगर आपने सारे पीवाईक्यू ही कर लिए, आप लिटरली मेरी बात मानना, अगर आपने 2018-19 से लेकर या 15-16 से लेकर 2024 तक के सारे 25 तक के सारे पीवाईक्यू कर लिए यूपीएससी के, लिटरली मेरी आप बात मानना, आप लिख के ले लो। अगर आपने सारे बहुत सारे पीवाईक्यू की सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो, मैं नहीं कह रहा आप सारे पीवाईक्यू लिख लो जाके, आप सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्वेश्चंस देखो, उसका टॉपिक देखो, उसके टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो देखो, उसके टॉपिक का कंटेंट आपके पास है या नहीं वो उसको रिवाइज करो, बस। अब आप सोचो कि इसको, ये क्वेश्चन में आएगा तो इसको मुझे कैसे लिखना है, इस तरीके का सवाल किसी और चीज से लिंक बनाया के आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आपने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली तो लिटरली आप मेरी बात मानना कि आप, तो मैंने क्या बोला, 2016 से लेकर 2024 तक अगर आपने इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, आप 100% क्वालिफाई करोगे मेंस। बस आपकी राइटिंग स्किल थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप बहुत एक अच्छी स्टेज पे हो, मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति में होगे अदर लोगों से, राइट। आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आप देखो, फिनोमिना बेस्ड सवाल थे और लोकेशन बेस्ड सवाल हमने देखे वहां पे। फिर इसी में जब हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं इंडिया और वर्ल्ड पे मिक्स करके सवाल आपसे बना रहा है, देख रहे थे कुछ सवाल हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे लिंक बना रहा है, रिसोर्सेस और इंडस्ट्रीज और लोकेशंस की बात अभी हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन आपने फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल देखे किस तरीके से पूछ रहा है वो, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फिर उसके बाद उसी में कैसे वो लिंकेजेस, एटमॉस्फेयर के सवाल कैसे बना रहा है, राइट, उसके इंपैक्ट पूछ रहा है आपसे। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर अब जैसे इसी में अगर मैं आपसे बात करूं, जब फिनोमिना की बात आई तो उसने लैंडस्लाइड की बात करी, अर्थक्वेक की बात करी, वोल्केनिज्म की बात करी, साइक्लोन्स की बात करी,
राइट। फिर उसमें उसने मानसून्स की बात करी, राइट, उस मानसून्स की बात करी गई, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हुई। जब क्लाइमेट्स की बात हुई तो इंपैक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट का इंपैक्ट कहां कहां पे हो रहा है, वेदर में क्या इंपैक्ट है, मरीन लाइफ में क्या इंपैक्ट है, टेम्परेचर में क्या इंपैक्ट है, वगैरह वगैरह। यानी इंपैक्ट के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने सारी चीज देखी। ओशियंस के बारे में जब देखा तो ओशियन करंट पे सवाल आ रहा है, उसकी सैलिनिटी पे सवाल पूछ रहा है वो आपसे। लेकिन वाटर मासेस के सवाल आ रहे हैं, एयर मासेस के सवाल हम लोग एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, एयर मास के सवाल अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन ओशियनोग्राफी पे ओशियन करंट का सिर्फ ओशियन करंट नहीं पूछ रहा, उसके इंपैक्ट पूछ रहा है आपसे वो। फिर मानसून के मैकेनिज्म की बात कर रहा है, उसके इंपैक्ट की बात कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने एक अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट देखा पूरा, किस वजह से हो रहा है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड में, या लैंड में बहुत ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वहां की लो टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हो। टेम्परेचर बढ़ने दोगे नहीं, आप ठंडा रखोगे, टेम्परेचर लो रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे भी चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगी। इस तरीके की चीजें आप देख रहे हो, इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, सारी चीजें हम लोग, अच्छा टेम्परेट साइक्लोन तो अलग ही हो गया, लेकिन एक प्रकार से आप पूरा एक लिंकेजेस देखते हो। फिर मिसलेनियस मैंने क्यों बोला टफ था, जैसे आपने देखा ट्विस्टर पूछ लिया उसने आपसे, वो GS3 के क्वेश्चंस को लिंक बना के लेके आ रहा। लेकिन अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें जितने भी सवाल करने हैं या हमें जो भी पढ़ाई करनी है ज्योग्राफी की, GS3 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन से लिंक करके पढ़ना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें अगर ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करना है तो हमें GS3 के इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन से लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप इन्वायरमेंट पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें लिंक कर ले जाओगे। आप अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर जब आप इन्वायरमेंट पढ़ लेना, फिर आप एक लिंकेजेस बना लोगे। क्लियर है, आपका लिंकेजेस वो बन जाएगा जब आप मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करोगे। लेकिन अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। अब जैसे उस आप यहां पे देखते हैं अपन लोग, ठीक है, वेट देखो यहां पे जैसे मिसलेनियस के सवाल हम लोगों ने देखे। अब कुछ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के सवाल देखते हैं। अगर आप सवाल गौर करो तो रिलेशनशिप बिटवीन हिमालयाज ग्लेशियर, श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर एंड द सिम्टम ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर से क्लाइमेट चेंज पे सवाल। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीचिंग द लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म। सवाल देख लिया आपने, कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी पे सवाल आ रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आ गया वहां पे। फिर स्प्रेडिंग डेड जोन्स पे सवाल आ रहा है, मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड सवाल, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है, यानी डेड जोन्स का स्प्रेड होना मरीन इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। फिर हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। फिर से आप इंपैक्ट देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को अगर आप देखो, यहां पे लिंक बनाओ इन 2015 और 2019 के सवाल को अगर आप देखो, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म, निगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। सेम सवाल अगर आपने पीवाईक्यू किया होता, ये सवाल इजीली कर सकते थे आप। आगे देखो सवाल पढ़ो, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन द मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। क्लियर। फिर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट कोरल लाइफ पे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंट की बात करा फिर से, यानी आप एक लिंकेजेस देख रहे हो। जब आप यहां, अब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं आपसे, अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की अगर मैंने बात करी तो यहां पे भी वो आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है और करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है आपसे, राइट। यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी वो आपसे क्लाइमेट चेंज का लिंकेजेस जानना चाह रहा है। क्लियर, कोई भी इंपैक्ट है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या चेंज आ रहा है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, राइट। आगे देखो, फिर एक सेकंड मैं पीडीएफ ओपन करूं पहले। चलो देखो यहां पे जब अब नेचुरल रिसोर्सेस, प्योर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड यहां के सारे सवाल हैं। आप देखो सेल, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड सवाल, सवाल किससे है, रिजर्व पे, राइट। फिर डिस्कस क्रिटिकली द अवेलेबिलिटी एंड इशू इन्वॉल्व,
यानी कहीं ना कहीं आप अगर पूरा सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो उसकी कहीं ना कहीं विच कैन फीड द नीड्स ऑफ कंट्री फॉर क्वार्टर सेंचुरी, हाउ एवर टैपिंग द रिसोर्सेज डज नॉट अपियर टू बी हाई ऑन द एजेंडा। क्लियर। अब देखो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कोल माइनिंग, ठीक। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल का इंप्लीकेशन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल का इंप्लीकेशन क्या पूछ रहा है। रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में सवाल आ रहा है, ठीक है। फिर देखो क्या इन्वायरमेंटल इशू फेस करने पड़ रहे हैं रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इशू क्या फेस करने पड़ रहे हैं। फिर फॉसिल फ्यूल्स, एटॉमिक एनर्जी सवाल देखने को मिला। फिर आगे देखो रिसोर्सेस ऑफ द ओशियंस, फिर रिसोर्सेस पे सवाल देखने को मिला। फॉरेस्ट रिसोर्सेस पे सवाल देखने को मिल रहा है, ओशियन के रिसोर्सेस पे हम सवाल देख रहे हैं। सोलर एनर्जी पे सवाल आया, ध्यान से सुनना, सोलर एनर्जी पे 2020 में सवाल आया, 2022 पे किसमें पूछ लिया, विंड एनर्जी पे। यहां पे किसकी बात करी है, पोटेंशियल की बात करी है, पोटेंशियल इन द ग्रो, पोटेंशियल मींस ग्रो होना। यहां पे सोलर एनर्जी के पोटेंशियल की बात की गई, यहां पे एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। सेम सवाल सिर्फ सोलर हटा के क्या ऐड कर दिया, विंड ऐड कर दिया। सेम सवाल सिर्फ सोलर हटा के क्या ऐड कर दिया, विंड ऐड कर दिया। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, एक सेकंड मैं कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि फोन से कनेक्ट है कैमरा, तो इस वजह से बैटरी कम है मेरे फोन की। वेट, अब देखो ध्यान से, यानी यहां पे आप एग्जामिन द पोटेंशियल एनर्जी की यहां पे भी बात कर रहा है। फिर यहां पे भी आपसे किस पे बारे में बात की गई, नेचुरल रिसोर्सेस पोटेंशियल की बात की गई। यानी आपसे उसने, देखो ध्यान से, आप कॉमन सेंस लगाओ, नेचुरल रिसोर्स के पोटेंशियल की बात करी, विंड एनर्जी के पोटेंशियल की बात करी, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल की बात करी, फॉरेस्ट रिसोर्सेस की बात कर रहा है, ओशियन के रिसोर्सेस की बात कर रहा है। आप कॉमन सेंस लगाओ, सवाल किस पे कर रहा है वो आपसे सवाल तो रिसोर्सेस पे ही कर रहा है, और हम टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस तो ही देख रहे हैं। और ये रिसोर्सेस कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में इंपैक्ट डालते हैं या नहीं डालते, और अगर इकोनॉमी में इंपैक्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है या नहीं। अगर पूरा का पूरा टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो इसका कॉन्टेंट आपको कहीं इधर उधर जगह पे मिलता है क्या? जरा देखो ध्यान से, सवाल तो पीवाईक्यू से ही आ रहे हैं। आप यहां पे देखो, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, देख रहे हो, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे सवाल। फिर हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, देख लिया आपने, हेलो सुना ध्यान से मैंने क्या कहा आपसे, यहां पे भी उसने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे लेके आ रहा है वो आपको। ह्यूमन ज्योग्राफी आपने देखा, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप गेस भी नहीं कर सकते शायद, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, आपने कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी पे सवाल देखे, आप देखो यहां पे जियो पॉलिटिक्स पे भी सवाल पूछता है आपसे, जियो पॉलिटिक्स GS1 पे सवाल आया, ज्योग्राफी के सेक्शन में सवाल आया, तो वहां पे हेलो जियो कहीं ना कहीं सवाल किस पे आया, जियो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में आया, GS1 में आया भाई साहब, वहां पे जियो पॉलिटिकल चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी 101%। क्यों? अब देखो आपसे इंडिया सी के बारे में बात कर रहा है, रिसोर्स रिच अफ्रीका की बात कर रहा है। फिर ऑयल इन आर्कटिक सी की बात उसने करी, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है, इंपैक्ट पूछ लिया उसने आपसे। साउथ चाइना सी पे सवाल था, करंट अफेयर में रहा होगा, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात आई। इस समय इंडस वाटर ट्रीटी बहुत चर्चे में भी है, सवाल 2016 में आया था, इस समय भी चर्चे में, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। सवाल देख रहे हो आप, राइट? इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आपसे पूछ रहा है यहां पे भी, यानी आप जब IR पढ़ते हो तो उसका ज्योग्राफिकल आइडिया वहां से लेना पड़ेगा, एक माइंड में रख के चलना पड़ेगा, अपने नोट्स में कुछ पॉइंट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। जहां पे मैंने आपसे रिवर्स की बात करी थी ना, अब एक मिनट मैं आपको रिवर पे लाने से पहले कुछ चीजें दिखाता हूं, देखो ध्यान से यहां पे, वेट, अब जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे देखो, यानी आपसे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो इंडिया की तो बात कर ही रहा है, वर्ल्ड की भी बात कर रहा है, वहां पे वो आपसे रिसोर्सेस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उस रिसोर्सेस में भी वो आपसे उनके इंपैक्ट की बात कर रहा है, उसी रिसोर्सेस में वो आपसे बात किसकी कर रहा है कि वो कैसे इंप्लॉयमेंट में योगदान दे सकते हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी वो आपसे इंप्लॉयमेंट को लेकर भी बात कर रहा है। फिर इसी में वो कहीं ना कहीं उसी रिसोर्सेस के पोटेंशियल की भी तो बात कर रहा है।
फिर इसी में वो आपसे सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, विंड एनर्जी की बात कर रहा है, यानी एनर्जी की बात कर रहा है तो उसके पोटेंशियल की ही तो बात कर रहा है कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है, बाहर कितना पोटेंशियल है, राइट। यानी इंडस्ट्रीज की वो बात कर रहा है और लोकेशंस की बात कर रहा है। क्लियर, ये चीज समझ आई आपको। अब देखो ध्यान से समझना क्या है यहां पे हमको, यानी अगर हम कॉमन सेंस से थोड़ा चीजों को समझे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे पीवाईक्यू में ही, ध्यान से देखो। जब हम वाटर्स पे आते हैं, वाटर का सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है आपसे, फ्रेश वाटर पे सवाल पूछा आपसे उसने आपसे, देखो ध्यान से, ठीक है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे सवाल आया, माइक्रो वाटर से डेवलपमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे ज्यादा कंटेंट मिलता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, इस पे कंटेंट जल्दी नहीं मिलता लोगों को, एक प्रॉपर डिटेल्ड कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, कंटेंट निकालेंगे, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करिए, यहां पे ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा है, बात कर रहा है ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों हो रहा है। फिर वाटर स्ट्रेस के बारे में सवाल उसने आपसे पूछा, मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स फॉर रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फिर उसका इंपैक्ट उसने पूछा। इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज का इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन क्या है, अर्बन लैंड यूज पे, देख रहे हो आप, अर्बन लैंड यूज पे सवाल पूछा है, एग्जांपल के थ्रू बताना है। आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली इफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ, यानी कह रहा है जब आर्कटिक आइस पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिका पिघल रहे हैं, तो उसका वेदर पैटर्न पे क्या इंपैक्ट है और ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। फिर क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू द फ्रेश वाटर, भाई साहब फ्रेश वाटर की क्राइसिस है, अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप यहां पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे वाटर स्ट्रेस की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, वाटर स्ट्रेस की ही तो बात की जा रही है यहाँ पे, वाटर स्ट्रेस की कमी है यानी अगर आप पीवाईक्यू ही करके आओ तो क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते थे। यानी इसका देखो ये चीजें मैं समझता हूँ, इसका कंटेंट जल्दी नहीं मिलता। देखो यहाँ पे रिसोर्सेज के पोटेंशियल की बात करी तो देखो ध्यान से, वाटर रिसोर्सेज की भी तो बात आ गई, लॉन्ग कोस्ट लाइन की बात आ गई कि नहीं, नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस की बात आ गई कि नहीं आ गई। यानी आप यहां पे कॉमन सेंस से समझ सकते थे कि जब वो रिसोर्सेज की बात कर रहा है, यहां पे कहां पे, ये देखो यहां पे उसने इतने सारे रिसोर्सेज की बात करी, देखो ध्यान से, यहां पे उसने ओशियन के रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, सोलर एनर्जी की, एटॉमिक एनर्जी की बात करी, विंड एनर्जी की बात करी, हेलो पोटेंशियल की बात कर रहा था, तो भाई साहब वो वाटर के पोटेंशियल की भी तो बात कर सकता था। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली, फिर से उसने वाटर के पोटेंशियल की बात कर दी कि नहीं कर दी। अब समझ आ रहा है आपको, अब समझ आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पीवाईक्यू, कैसे, क्योंकि यूपीएससी कहीं बाहर से सवाल नहीं बनाता, वो अपने ही कंटेंट से मोटिवेशन लेता है कि उसका पिछला कंटेंट ऐसा था, अब मुझे अपना नेक्स्ट कंटेंट कैसा रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रखना है। समझ आ रहा है आपको, यानी ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी। क्लियर है, क्लियर, यानी ये सारे सवाल जो मैंने बात करी अभी आपसे, क्लियर। फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, माइक्रो वाटर से डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लैंड वाटर की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हिमालयन ग्लेशियर की बात कर रहा है, वाटर बॉडीज की बात यहाँ पे करा, अर्बन लैंड यूज पे, आर्कटिक आइस की ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रही है और अंटार्कटिक की मेल्ट हो रही है तो उसका इंपैक्ट वेदर पैटर्न पे, ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या पड़ रहा है, राइट। फिर देखो यही ये जो मैंने आपसे कहा, रिसोर्स पोटेंशियल की बात कर रहा है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गंगेटिक वैली की बात कर रहा है वो आपसे, राइट। क्या ये चीज समझ आई आपको, यानी ये चीज एक थोड़ा सा कॉमन सेंस से आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना, सुनो, देखना ध्यान से। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करी उसने, माइक्रो वाटर से डेवलपमेंट की बात करी, मैनेजमेंट की बात कर रहा है, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा है। आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया कि यहां पे जब वो आपसे इतने सारे रिसोर्सेज की बात कर सकता है, रबर प्रोड्यूसिंग की बात कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी के रिसोर्स की बात कर रहा है, ओशियन के रिसोर्सेज की बात कर रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल की बात कर रहा है, विंड एनर्जी के पोटेंशियल की बात कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के पोटेंशियल की बात कर रहा है, रीजनल बेस्ड सोर्सेज की बात कर रहा है इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते थे कि वो आपसे रिसोर्स पोटेंशियल्स की बात करेगा, ग्राउंड वाटर के पोटेंशियल की बात करेगा, वाटर क्राइसिस की बात करेगा आपसे, वाटर बॉडीज की बात करेगा अर्बन लैंड यूज में, राइट। ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये वाटर के सवाल, इसमें कंटेंट लैक है, मुझे मालूम है कंटेंट लैक होता है क्योंकि जल्दी इसका कंटेंट नहीं मिलता आपको। पीवाईक्यू हमारे लिए बेस्ट है,
पीवाईक्यू से हम टॉपिक्स निकाल सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके तैयारी कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से। जैसे यहां पे ये हमारे लोकेशन एंड इंडस्ट्री बेस्ड सवाल, एनालाइज द फैक्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सवाल देख रहे हो आप। फिर आगे देखो यहां पे, फिर यहां पे किसकी बात कर रहा है, शुगर मिल्स एंड सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की उसने यहां पे आपसे बात करी। फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में वो आपसे यहां पे बात कर रहा है, क्योंकि टोटल इंडस्ट्री और लोकेशन बेस पे सवाल कर रहा है। फिर देखो यहां पे क्या कर रहा है कि ब्रिटिश प्लांटर्स हैड डेवलप्ड टी गार्डन्स अलोंग द शिवालिक एंड लेसर हिमालयस फ्रॉम असम टू हिमाचल प्रदेश, ठीक। फिर यहाँ पे उसने पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेकर बात कर रहा है इंडिया में। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, डिफाइन ब्लू रिवॉल्यूशन। यानी आप एक कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें पीवाईक्यू से 90% चीजें आप पीवाईक्यू से कवर कर सकते हो, ठीक। अब मैं आपको एक चीज जहां पे लेके चल रहा हूं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है हमारे लिए। पीवाईक्यू आपने देखे, आओ देखते हैं। यानी पीवाईक्यू देख के हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हमें बहुत डीप में कवर करनी है, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस होता है, चाहे वो आप ऐसा समझ लो, चाहे वो आपने जैसे मिसलेनियस में आपने देखा कुछ ऐसे सवाल थे जो टफ थे, जैसे ट्विस्टर पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया और बोरियोलिसिस के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया, इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ रहा है। एक भी सवाल अगर आप मिस करके आ रहे हो तो यानी आप 5 से 6 मार्क मिस करके आ रहे हो, यानी कि ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आपने 5 से 6 नंबर मिस कर दिए ना, तो सबसे बड़ी गलती पता क्या होगी, 5 से 6 नंबर मिस करने के बाद आपका कितना रैंक नीचे जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, बहुत मैटर करता है। यानी क्वेश्चन टफ है, मुझे पता है, आपको पता है क्वेश्चन टफ है। क्या हम अभी तो रीडिंग कर रहे हैं ना, अभी हमारा एग्जाम कौन सा है, अभी तो हम रीडिंग कर रहे हैं, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी होलिस्टिकली तैयारी करनी होगी हमें। देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पीवाईक्यू से टॉपिक्स अगर आप निकाल सकते हो निकालो, वरना मैं आपको जब यहां पे टॉपिक दे रहा हूं ध्यान से देखो। आपने जब प्लेट टेक्टोनिक्स देखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स देखा था ना आपने, और देखो ध्यान से, प्लेट टेक्टोनिक्स तो देख ही लिया आपने। क्या हमने वहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स में हर एक सब टॉपिक्स, देखो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हो गई, चाहे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो जाए, फिर यहाँ पे चाहे लिथोस्फीयर प्लेट्स की बात की जाए, चाहे प्लेट बाउंड्रीज की बात, चाहे डाइवर्जन कन्वर्जेंस की बात कर लो, चाहे ट्रांस उसके इफेक्ट की बात कर लो, अर्थक्वेक की बात करो, चाहे वोल्केनोस, चाहे फोल्ड माउंटेन, हर एक डिटेल के साथ मैं आपको टॉपिक देता हूं ताकि एक होलिस्टिक तरीके से आपका टॉपिक कवर हो। चाहे वोल्केनिज्म की बात कर लो, सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेलिंग में दिए। फिर जब माउंटेन बिल्डिंग्स पे आया तो वहां पे भी मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो टारगेट में मैं आपको दे रहा हूं ना डेली, बहुत डीप में दे रहा हूं, आप एक बार इनको कवर करो। सिर्फ ये देखो सारे टॉपिक्स मैं आपको, ये टेलीग्राम से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, सारे टॉपिक मैं आपको बहुत डिटेलिंग के साथ दे रहा हूं। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेमोराइज, टू अंडरस्टैंड, क्या कि प्लीज 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 इन टॉपिक्स को अब आज के बाद इस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि अगर हम यहां पे ध्यान से समझना, इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा कॉमन सेंस से पढ़ना है कि अगर हम वॉल्केनिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप यहां पे अगर आप ध्यान से सोचो, यहां पे कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं, डाइवर्जेंट पढ़ रहे हैं, इनकी वजह से हम मूवमेंट देख रहे हैं, और मूवमेंट की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, और अर्थक्वेक का इंपैक्ट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जो पीवाईक्यू में अर्थक्वेक के इंपैक्ट पूछे गए हैं उनसे एक स्टेप आगे जाके हम पॉइंट्स लिख के अपने नोट्स को रेडी करेंगे, वो भी मेंस के पर्सपेक्टिव में। वो भी किस पर्सपेक्टिव में, मेंस के पर्सपेक्टिव में, कि हमारे पास की पॉइंट्स पहले से रेडी होने चाहिए कि अगर इंपैक्ट पे सवाल आएगा तो ये पॉइंट्स मैं लिख के आऊंगा, राइट। आगे देखो, जैसे मैं आपको बताया ना, मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं, टॉपिक आपको डेली मिलना है। अब आपको ये टारगेट डिटेल टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन पीवाईक्यू सामने रख के पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव में, यानी क्वेश्चंस के तरीके से करने हैं कि हमें कंटेंट एग्जाम के लिए तैयार करना है अपने नोट्स में, राइट। अब इसके लिए सोर्सेज आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, आप जीसी लियोंग भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सीधे का सीधे टॉपिक यूट्यूब पे डालो। आज के समय में तो भाई साहब जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप शांति से यूट्यूब पे डालो, हजारों वीडियो मिल जाते हैं उस टॉपिक के, राइट, हजारों वीडियो मिल जाते हैं। क्लियर, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप जब ध्रुव में आओगे और जब सृजन, ये आपको किस में हेल्प करेंगे, ये आपको कंटेंट में तो हेल्प करेंगे ही, राइट, ये आपको पीवाईक्यू में हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, कंटेंट में हेल्प कर रहे हैं, पीवाईक्यू में। सृजन आपको पूरी की पूरी आंसर राइटिंग में हेल्प कर देगा बहुत डीप में, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ध्रुव और सृजन। देखो आप सोच रहे हो कि हमें ध्रुव में सारा कंटेंट मिलेगा, नहीं,
क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका सिलेबस कवर होगा, आपको वो अप्रोच सिखाई जाएगी कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से पॉइंट्स हमें लिखने हैं, किस तरीके से अप्रोच फॉलो करनी है। लेकिन जब आप सृजन में आते हो तो आपको वहां क्या देखने को मिलता है कि आपका इवैल्यूएशन होता है, कॉपी चेक होती है, ठीक है। कंटेंट, इसीलिए मैंने कल की क्लास में भी कहा था, जो बच्चे टारगेट फॉलो कर रहे हैं वो ध्रुव कर सकते हैं, और जो ध्रुव कर रहे हैं वो टारगेट फॉलो कर सकते हैं। एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपकी तैयारी होगी, ठीक है। आओ देखते हैं। यानी यहां से हमें ये तो समझ आएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी हो, हमें एक डीप तरीके से उसकी तैयारी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट एक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। अब जैसे क्या स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे क्लाइमेट पे सवाल वो डेली पूछ रहा है, आपने देखा क्लाइमेट पे सवाल वो कंटिन्यूअसली क्लाइमेट पे सवाल पूछ रहा है, तो हम कॉमन सेंस से ये कर सकते हैं कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये मेरे पास जैसे मान लो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर हमें क्लाइमेट का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे क्या इंपैक्ट है, सोलर रेडिएशन पे क्या इंपैक्ट है, टेम्परेचर से क्या इंपैक्ट है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन पे क्या इंपैक्ट है, एयर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट है, क्लाउड्स, जियोफिजिकल फीचर्स, ओशियनिक प्रोसेस, विंड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट है इन चीजों पे, अगर ये सारा पता हो तो कैसा भी सवाल है, ओशियन पे सवाल आएगा तो पॉइंट लिख लेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर पे सवाल आएगा तो लिख लेंगे, यानी किसी भी पर्सपेक्टिव में सवाल आएगा, ये मेरे पास एक सारे पॉइंट्स तो रेडी है ना अपने पास, एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है हमारे पास कि क्लाइमेट पे सवाल आएगा, मुझे इनके इर्द गिर्द सवाल लिखने। हो सकता कोई ऐसा सवाल हो जिनमें ये 3 पॉइंट लिखे ही ना जा सके, ये सारे लिखे जा सकते हो, तो ये सारे हम लिख के आएंगे, नहीं लिखेंगे ये वाले, राइट। ये चीज समझ आ रही है आपको, किस पर्सपेक्टिव में आपको तैयारी करनी है अब आगे से, राइट। आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, समझना बहुत जरूरी है, कई बार हम कंफ्यूज इसी बात से होते हैं कि समझते नहीं है। अब ध्यान से, जब हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को देखेंगे तो वहां पे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका लिंक हम GS3 से बना के पढ़ रहे हैं। देखा था आपने, जब हमने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के सवाल देखे तो वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सवाल थे, इकोलॉजी से रिलेटेड सवाल थे, लेकिन हमें उनका लिंकेजेस किससे बनाना पड़ेगा, GS3 में इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्लियर। फिर जैसे आप, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज पे सवाल देख रहे हैं, एनर्जी पोटेंशियल की बात की जा रही है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। देखा था ना विंड एनर्जी, देखा था हम लोगों ने, विंड एनर्जी देखा, सोलर एनर्जी भी देखा है। फिर कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज की बात आई, पोटेंशियल की बात आई, तो हमने वाटर की पोटेंशियल पे भी बात कर ली, सवाल देखा, वाटर के पोटेंशियल पे भी सवाल था। वाटर में हमने अवेलेबिलिटी पे बात करी, मैनेजमेंट को लेके बात करी, और उसके इंपैक्ट को बात करी, उसके इंपैक्ट की भी बात करी मैंने, कैसे वाटर की वजह से कहीं ना कहीं लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंपैक्ट देख रहे हैं। हर एक पर्सपेक्टिव में चीजों हम लोगों ने PYQ देखे। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशंस की बात आ रही, फिर जियोपॉलिटिक्स पे भी सवाल हम लोगों ने ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब जो ध्यान रखनी है, मैं क्लास एंड करने वाला हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको ध्यान रखनी है कि अब से ज्योग्राफी की जो भी तैयारी आप लोग करोगे, मैप आपके पास होना चाहिए, यानी मैप बेस्ड हो, यानी जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो लोकेशंस ध्यान रखनी होंगी आपको कहीं ना कहीं, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ो लेकिन लोकेशंस ध्यान में रखनी है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे है, उस कॉन्टिनेंट में जब भी ये प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हो मान लो आप लोग, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में पता होना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में कहां पे कन्वर्ज हो रही है। जैसे आपने क्या पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, अब प्लेट टेक्टोनिक्स में पता तो हो कहां पे कन्वर्ज हो रहा है, कहां पे डाइवर्ज हो रहा है, पता है, लेकिन वहां पे कौन सी प्लेट कहां पे है ये भी तो पता हो जाएगा आपको, यहां पे यानी वो कौन सी कंट्री है ये भी तो पता होगा। फिर कन्वर्जन डाइवर्जन से हमें पता लगता है वोल्केनो बनेगा या नहीं बनेगा, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो सी बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें पता लगती, यानी रिपीट वाले सवाल हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिले आज, ठीक है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना है, यही मेहनत है, जैसे हम लोग तैयार होंगे। हमें क्या करना है कि GS3 से लिंकेजेस जरूर बनाना है, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे सवाल, वाटर मैनेजमेंट पे सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल, क्लियर। अब क्या प्रीलिम्स का कंटेंट सफिशिएंट होगा, हाँ प्रीलिम्स का कंटेंट बहुत सफिशिएंट होगा आपके लिए मेंस की तैयारी में, लेकिन हमें उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, पूरा सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं काफी हद तक काम करेगा, लेकिन वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट है। जैसे फूड प्रोसेसिंग आप देख रहे हो, वाटर मैनेजमेंट देख रहे हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पोटेंशियल रिसोर्सेस, सारी चीजें आज मैंने आपसे डिस्कस करी। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, बेटा बहुत लंबी क्लास होगी, डोंट वरी, उसकी भी क्लास होगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रिपेयर कैसे करना है, नोट्स में कैसे कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से लिखना है, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास से ये समझ आएगा कि PYQ इज द बिगेस्ट रोल टू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन। PYQ का सबसे बड़ा रोल है, PYQ ही आपको टॉपिक दे रहे हैं, PYQ ही आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं, PYQ ही आपकी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, और PYQ ही आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे, राइट। फिर आगे देखो,
इसीलिए मैंने बोला फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपके पास प्लिम्स का कंटेंट है, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, स्मार्ट वर्क है, पीवाईक्यू वाला, यानी एनसीईआरटी तो है ही हर जगह। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि जीएस 3 का लिंकेजेस लगेगा फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, जीएस 3 का लिंकेजेस लगेगा वो भी फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो अपने आप में थोड़ा सा टफ पार्ट है, उसके लिए एनसीईआरटी हम यूज कर सकते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक नोट्स हमें देखने पड़ेंगे, देखने का मतलब हमें बनाने पड़ेंगे खुद से, रिसोर्स बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल लोकेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब आपको एक चीज समझ आ चुकी है कि जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, देख ध्यान से इनको करना है आपको। अब एक चीज मैंने आपको यहां पे बता दी, जैसे कल भी मैंने आपको बताई थी, आज भी मैं आपको क्लियर करता हूं, कंटेंट, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस। कंटेंट आपके लिए बहुत होगा टारगेट और ध्रुव, ठीक, ये दोनों कर लिए, टारगेट का काम खत्म। ध्रुव और पीवाईक्यू के लिए सृजन, ये काम अगर आप कर रहे हो तो बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारी, एक पीवाईक्यू का बैच ही लाने की बात की जा रही, देखते क्या होता है, जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा आपको, यानी उसमें सारे पीवाईक्यू ही करवा दिए जाएंगे, या फिर प्रैक्टिस, और उसके बाद जो आती है प्रैक्टिस, जहां से हम सीधा सीधा सृजन को लेके आते हैं, राइट। और पीवाईक्यू की बहुत सारी चीजें हम लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू रखेंगे, वो बंद नहीं होगी, डोंट वरी। नाउ अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे आपके लिए, पता क्या, आओ देखते हैं। अब पीसीएस पे आते हैं, ठीक है, पीसीएस पे सबसे लेटेस्ट से चलते हैं, पीछे की तरफ चलेंगे तब समझ में आएगा हम लोगों को। आओ, हेलो, सवाल देखो, आओ, टेम्परेट साइक्लोन पे सवाल आ रहा है पीसीएस पे, ज्योग्राफी के देख रहे हैं ना हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून। एक सेकंड, पता वो पीडीएफ नहीं ओपन होती, एक सेकंड, वेट बच्चा वेट। ये रहे हमारे पीसीएस के ज्योग्राफी के सवाल, ठीक है, एल नीनो पे सवाल आ रहा है, टेम्परेट साइक्लोन पे सवाल आप देख रहे हो, राइट। फिर आगे देखो, आगे देखते हैं किस पे सवाल पूछ रहा है आपसे, पीसीएस के ज्योग्राफी के सवाल देखो, ओशियंस पे सवाल पूछ रहा है, ओशियन रिसोर्सेस पे सवाल, अभी आप लोगों ने देखा ना, सॉइल प्रोफाइल पे सवाल आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर पे, जीएस 3 से लिंक देख रहे हो आप। आगे देखते हैं, फिर ज्योग्राफी के जो सवाल हम लोगों को, अर्थक्वेक बेल्ट्स पे सवाल आ रहा है, वो कौन से ऐसे रीजन है जहां पे अर्थक्वेक दिखता है, फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिर से ट्रॉपिकल साइक्लोन पे सवाल आ रहा है। यहां पे बेसिक सवाल आपको पीसीएस में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी के मेंस की अगर डिटेल में तैयारी ना, पीसीएस बहुत ईजी हो जाता है। मीन्स ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन पे सवाल आ रहा है, फैक्टर क्या पीछे उसके रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के पीछे पे, यानी मृदा अपरदन के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। साइक्लोन पे फिर से सवाल, वो भी टेम्परेट साइक्लोन पे सवाल पूछा आपसे इस बार, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट देख रहे हो आप, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। अब देखो, डिस्कस द पैटर्न रूरल सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन, वाटर क्राइसिस और वाटर सेटलमेंट, यानी प्रॉपर बेसिक सवाल, लेकिन डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, छोटा मोटा सवाल नहीं है ये, इस अच्छे खासे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक्सप्लॉइटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम इंडियन ओशियन, फिर से आप रिसोर्सेस पे सवाल देख रहे हो, इसका इंपैक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, राइट। आपने फिर से देखा, ग्लेशियर इन शेपिंग लैंडफॉर्म्स, माउंटेन एरियाज, फिर से आप ये देख रहे हो, राइट। आगे देखें, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, क्या बनता है, देख रहे हो आप। यानी आप जितने भी सवाल देखोगे, हेलो, एनर्जी पे सवाल देखा था ना, सोलर एनर्जी, यूपीएससी में सोलर एनर्जी देखा, वाटर रिसोर्सेस पे देखा, विंड एनर्जी पे हम लोगों ने सवाल देखा, वाटर ओशियन एनर्जी देख लो, नया टॉपिक आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। उसके पोटेंशियल पे सवाल है, कोस्ट जोन पे सवाल है, देख रहे हो। ओशियन करंट्स पे फिर से सवाल देख रहे हो आप, विंड इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे सवाल आ रहा है, आगे देखें, आओ देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे सवाल आ रहा है, राइट। फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे सवाल पूछ रहा है, जिनकी वजह से जो रिफ्यूजीज हैं उनको सेटल किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है केवल। फिर देखो, ओशियन करंट्स पे सवाल आया, अटलांटिक ओशियन को लेके, वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी, ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट का सवाल। पॉसिबल कॉजेस फॉर वॉल्केनिक इरप्शन, आपको कॉजेस बताने हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के। एयर मासेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, बेसिक सवाल, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ ना कुछ बता दो, मिनरल फाउंड्स के बारे में आप कुछ बताओ इन्हें। देख रहे हो बेसिक सवाल किस तरीके से आपको ज्योग्राफी के पीसीएस में देखने को मिले। 2018 से लेकर 2023 तक के सवाल मैंने आपको दिखा दिए ज्योग्राफी के। इजी पीसीएस के तो सवाल आपको इजी लगे, राइट? पीसीएस के सवाल आपको इजी लगे कि टफ लगे? पीसीएस के सवाल आपको इजी लगे, बस यही चीज मुझे आपको सिखानी थी। पता इसी चीज की मैं आपको तैयारी कराना चाह रहा था कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो एक डिटेल्ड वाली करनी है, हर एक पर्सपेक्टिव में तैयारी करनी, ठीक है? चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, वरना फिर बहुत वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इतना भी ज़्यादा डिस्कशन समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करेंगे, चीज़ें कवर होती रहेंगी, डोंट वरी। लेकिन आज ध्यान रखना, जो भी पीवाईक्यू मैंने आपको दिखाए हैं ये पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ये अपने पास रखना आप लोग। अब जो भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं प्लीज़ ध्यान से समझेंगे मेरी बात, जो भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं इन टारगेट को किस प्रकार से कवर करना है, इन टारगेट को जब आप कवर करोगे, इन टारगेट को जब भी आप कवर करोगे, एक सेकेंड, इन टारगेट्स को आप जब भी कवर करोगे पीवाईक्यू सामने रख के कवर करो। पीवाईक्यू का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डन? चलो फिलहाल के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। और एक चीज ध्यान रखना है, जिन बच्चों को लग रहा है कि उन्हें ध्रुव ज्वाइन करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिखने में, कंटेंट की प्रॉब्लम मैं टारगेट से सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। कंटेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि वो आंसर राइटिंग करने में दिक्कत है उनको आ जाओ, ध्रुव सजन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर पीवाईक्यू का बैच आ गया ना तो पीवाईक्यू खुद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? कैसे करने हैं पीवाईक्यू से बहुत सारी चीजें मैं खुद कवर कराऊंगा अगर आया वो बैच। अदरवाइज आप टारगेट आप पूरे करो, कंटेंट यहां से मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, मैं आपको समय के साथ बताता चलूंगा। टॉपिक्स मैं आपको दे ही रहा हूं, डोंट वरी, टॉपिक्स की टेंशन लेना मत। और ध्रुव में और सृजन में सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है? चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।